मार्च 2026 क्यों महत्वपूर्ण है तारीख? ये तारीख इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि मार्च 2026 तक हम माओवादी उग्रवाद, जिसे हम वामपंथी उग्रवाद के नाम से जानते हैं, उसे हम खत्म कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बात इसलिए भी बड़ी है कि उस समय में ये बात हो रही है जब 7 राज्यों के बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद थे, सीएस मौजूद थे, 7 राज्यों के डीजीपी मौजूद थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ऐसे समय में उनका ये कहना कि मार्च 2026 तक वो वामपंथी उग्रवाद को खत्म कर देंगे, अपने आप में कई बड़ी बातें हैं इसकी। बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा 2014 से के पहले के आंकड़े गिनाए, 2014 से 2024 के उन्होंने आंकड़े गिनाए और ये अपना विजन बिल्कुल साफ किया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हथियार हाथ में होगा तो रूथलेस, मतलब बहुत साफ है। अगर सामान्य भाषा में हम समझें तो बंदूक की गोलियां उनका इंतजार कर रही हैं अगर उन्होंने किसी भी हालत में वामपंथ उग्रवाद को नहीं छोड़ा। कुछ बड़ी बातें पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या कुछ कहा अमित शाह ने, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा अमित शाह ने और इस पूरे विषय को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कई निशाना जो उन्होंने साधा है, पिछले 5 साल के कार्यकाल पे भी साधा है, जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जिस कार्यकाल में रहे। क्या कुछ कहना है टीएस सिंहदेव साहब का, वो भी आपको सुनवाते हैं। 2014 और 2024 के बीच में नक्सल वारदातों में कमी आई है, तो एक अच्छी उपलब्धि है। लॉ एंड ऑर्डर राज का विषय है जिसमें केंद्र की सरकारें लगातार सहयोग करती रही हैं और मुझे स्मरण है जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नक्सल समस्या पे कोई ऐसी स्थिति, भेदभाव, पार्टी की अंतर की कोई बातें देखने को नहीं मिलती थी। अच्छे तालमेल से काम होता था। पूरी तरह से समाप्त करने का उन्हें एक लक्ष्य भी 2026 का रखा है, स्वागत है। फर्जी मुठभेड़ की बात कांग्रेस उठाती है, तो कांग्रेस ये बातें नहीं उठाती है। लोगों के बीच में से जब ये बात उठती है तो कांग्रेस, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उसे गंभीरता से लेती है और आम जनों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। कभी कोई ऐसी बात आए जिसमें गांव के लोग, बस्तर के लोग ऐसी बात कहेंगे तो कांग्रेस जरूर उसे शासन के ध्यान में लाएगी, उस बात को उठाएगी। तो सुना आपने टीएस सिंहदेव साहब ने क्या कहा, कहीं ना कहीं इशारों में फर्जी मुठभेड़ पर भी सवाल उठाए और ये भी कह दिया कि अच्छी भी बात है 2014 से 2024 तक अगर पिछले 10 सालों में वामपंथ पर अगर नकेल लगाने में बहुत अगर हद तक कामयाब हुई है केंद्र सरकार, तो हम बधाई भी देते। टीएस सिंहदेव देखिए बहुत सुलझे हुए नेता हैं, सच को सच कहने की हिम्मत बहुत कम में होती है, कम से कम वो सच कहते हैं। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ फिलहाल स्टूडियो में राजीव चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, केंद्रीय गृह मंत्री का यह कहना कि तारीख तय कर दी गई, रूथलेस, 2-3 शब्द मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मार्च 2026 में वामपंथ उग्रवाद से छत्तीसगढ़ को निजात मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उस इलाके में जो लोग रहते हैं, जो निरक्षर हैं,
उनको साक्षर बन, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, उसमें उम्र कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी उम्र के हो, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र की गृह मंत्रालय मिलकर उन्हें साक्षर बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लोग साक्षर होंगे तो उग्रवाद की तरफ, वामपंथ उग्रवाद की तरफ वो वैसे नहीं बढ़ेंगे। सीधी बात है, एजुकेशन अगर आप सिस्टम प्रॉपर है, अगर आप शिक्षित हैं तो ऐसी चीजों में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, आंकड़े गिनाए हैं आपके कार्यकाल के और अपने कार्यकाल के, किस तरह से देखते हैं अमित श्रीवास्तव साहब? जी आदित्य जी, थोड़ा वॉइस बढ़वा दीजिए, आपका प्रश्न बहुत कट कट के आ रहा है। खैर, जो मैं समझ पाया हूँ, देखिए निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि 2021 में 5 अप्रैल को अमित शाह जी ने कहा था कि दोनों सरकारें मिलके नक्सलवाद को पीछे उन्होंने खदेड़ा है और निश्चित तौर पे 80% घटनाओं की कमी आई है। और अब हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया था, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। मुझे लगता है आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके प्रबुद्ध जो दर्शक हैं वो ये चाहते भी नहीं कि हम लोग लड़ाई करें, कोई सॉल्यूशन निकले, क्योंकि बस्तर इतना खूबसूरत है। और लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है, और जिस प्रकार से नक्सलवाड़ी से निकलने के बाद, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे 2018 में 14 जिलों में ये समस्या फैल चुकी थी, और हमारी सरकार जो हमने काम किया, विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया, और वो 1 या 2 जिलों तक रह गई। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए गृह मंत्री जी पिछले बार जब उन्होंने स्वतः ही कहा था 5 अप्रैल 2021 को कि दोनों सरकार, प्रदेश की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो रणनीति बनाई है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलवादी पीछे हटे हैं और 80% तक की घटनाओं की कमी आई है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इस पर डिस्कशन आपके चैनल पे कई बार हम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नक्सल एक समस्या को अगर खत्म करना है, तो जो बैठक हुई है, जो 7 राज्यों की जो बैठक हुई है, कि वो ये यहाँ करते थे, घटना कारित करते थे और दूसरे राज्यों में चले जाते थे। तो निश्चित तौर पे जो मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा कि 15-15 दिनों में डीजीपी को कहा गया है कि आप एक टीम बना के उसको आप फॉलो बैक करिए कि क्या क्या उन्होंने रणनीति बनाई है, इन 15 दिनों में क्या हुआ है। मुझे लगता है इससे बेहतर परिणाम आएगा। रही बात, गांव का विकास करना होगा, गांव की जमीनों का, जो मैंने कहा ना, सबसे पहले तो अगर आपको ये समस्या खत्म करना है तो आपको एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और निश्चित तौर पे प्रबुद्ध जनों को बुलाना चाहिए, आप जैसे पत्रकारों को बुलाना चाहिए, वरिष्ठों को बुलाना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बुलाना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि ये समस्या को कैसे खत्म करना है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि गांव का विकास होना चाहिए, लोगों को जो मुआवजा नहीं मिलता है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए ये समस्या फैलती है, योग्यता के आधार पे वहां पर नौकरियां मिलनी चाहिए, ऐसे अनगिनत। और मुझे लगता है आदित्य जी, जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो आगे भी मैं पॉइंट्स को रखूंगा, थोड़ा प्लीज आवाज बढ़वा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार अमित जी का आवाज फिर से चेक करिए, ऑडियो उनको प्रॉपर क्यों नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास। राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 18 से 23 सरकार थी तो क्या केंद्र सरकार प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं देती थी? क्या प्रॉपर संसाधन नहीं मुहैया कराती थी? मार्च 2026 की तारीख मिली है, क्या बीते 5 साल में उन्होंने जो गिनाया है कि हमने इतने एनकाउंटर किए, बीते 8 महीने में इतनी सफलता फोर्सेस को मिली, तो क्या 5 साल जो थे 18 से 23 आप लोग साथ नहीं देते थे क्या बघेल साहब का? राजीव जी, देखिए, पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर नक्सलियों ने बनाया, और 1974 में नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से निकला, बस्तर तक ये आग पहुंच गई। अब सवाल है कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसने सर्च कैंप बंद किए, सेवा कैंप बंद किए, किसने समझौता किया, ये सारी भविष्य में अब तय हो चुकी है। लेकिन आज जो क्रांतिकारी बात जो गृह मंत्री जी यहां पर रायपुर में बैठकर उन्होंने किया, 7 राज्यों के प्रभावित डीजीपी और प्रमुख सचिवों के साथ बैठकर कि ये खंदक की अंतिम लड़ाई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने तुरंत इस विषय पे, ये बहुत प्रबुद्ध विषय है कि नक्सल के नाम पर हम कितना कुछ खो चुके हैं। हमने भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने लीडरान को खोया है, लेकिन उसके बाद अगर एक तारीख तय कर ली जाती है कि ये खंदक की अंतिम लड़ाई है, ये लड़ाई अंतिम प्रहार है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है आदित्य जी कि अब उठ जाओ, या तो आप मुख्य धारा में आ जाओ, जो चुनावी प्रक्रिया है। यहां पर एक वामपंथी है जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है,
और दूसरी वामपंथी पार्टी है जो आईएसआई से मिलकर यहाँ पर गांव के लोगों को विचलित करके विकास कार्यों को तोड़ते हैं, बम विस्फोट करते हैं, हमारे सुरक्षा सैनिकों का कैंप उड़ा देते हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये लड़ाई अगर अंतिम है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी दल को मिलकर आना होगा। हम महेंद्र कर्मा जी की शहादत को भी नमन करते हैं कि वो रमन सिंह जी के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे थे सलवा जुलूम की। वो अब बात दीगर है कि सलवा जुलूम को स्वीकार नहीं किया गया, कोर्ट से फटकार मिली, लेकिन ये जो अंतिम प्रहार है, अंतिम लड़ाई है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संदेश है। और नक्सली भी इससे या तो आ जाएंगे, सुधर जाएंगे, या तो उनको छोड़कर जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की भूमि, ये सातों राज्य की भूमि को उनको छोड़ना पड़ेगा। उचित जी, बहुत मुंबईया लैंग्वेज में अगर मैं उसको बोलने की कोशिश करूं तो मान जाओ नहीं तो ठोक देंगे। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहा हूं मैं? उचित जी। जी जी, ऐसा कोशिश किया गया है, लेकिन अगर आपका विषय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय गृह मंत्री जी की, तो मैं कहूं कि उन्होंने ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी। आप भी उस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं भी था। उन्होंने ऐसा कोई डेडलाइन नहीं दिया। वो पहली बार तो मुझे स्पष्ट कहूं कि अमित शाह जी मुकरते हुए दिखे आज। उन्होंने 26 मार्च 26 को बोले हम खत्म कर देंगे। बाद में एक पत्रकार ने पूछा कि आप 17 महीने की डेडलाइन दे रहे, तो ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने ट्वीट हो रहे हैं, जितने टीवी चैनल में कह रहे हैं, ये गलत बात है कि 17 महीने को उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। अगर भाजपा के प्रवक्ता ये समझ रहे हैं कि हमने डेडलाइन निश्चित कर ली, तो ऐसा उन्होंने खुद नकार दिया है। दूसरी चीज, वो विकास के बारे में, जब औद्योगिक विकास अगर नहीं हो रहा है वहाँ पे, बस उसका मतलब वहाँ पे नक्सल खत्म नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा भी नक्सल खत्म होगा तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल आएगी, उद्योग आएंगे, तमाम विकास होंगे। तो अभी तक तो फुलेरा गांव पंचायत चैनल, जो टीवी चैनल है पंचायत सीरियल, उसमें जो फुलेरा गांव है उसी की मीटिंग खेल हो रहा है। हकीकत यह है कि पूरा दंडकारण्य क्षेत्र जो है, जो पूरे के पूरा जो यहाँ से लेके 7 राज्य तक है, सभी जगह तो खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं खत्म हो पाया, इसका चिंतन और मनन करना बहुत आवश्यक होगा। और वैसे भी मैं कोई विपक्ष नहीं हूँ, ये कहूँ कि 10 साल से अब मीटिंग खेल रहे हैं, कितनी कमी आई है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि कोई भी सीएम हमारे यहाँ का, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो भूपेश हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, हर अपनी कोशिश जारी रहती। किसी के प्रयास कम रहते, किसी के ज्यादा रहते, कोशिश सभी करते हैं। सभी को लिए ये नासूर है, सभी अपने अपने प्रयास होते हैं, लेकिन ये प्रयास कभी भी मैनिफेस्टो तक नहीं आते। आप गौर कीजिएगा कि किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है, हम कितनी बड़ी बड़ी बात कर लें, हकीकत में ये किसी की प्राथमिकता में अभी तक नहीं आया है। और प्राथमिकता में होता तो ये महतारी वंदन की तरह मैनिफेस्टो में भी होता है, जो देखने को नहीं मिलता। तो कितने संजीदा हैं राजनीतिक लोग, इससे आपको मालूम चलता है। जी अमित साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। सवाल ये था कि आंध्रा का हमने देखा स्थिति, उचित जी भी गवाह हैं, तेलंगाना की स्थिति हमने देखी। सरकारें बदलती है, निश्चित तौर पर आपकी सरकार थी, बीजेपी की आई, हो सकता है अगली बार फिर आपकी सरकार आ जाए, चलता रहता है सरकार का आना जाना। लेकिन नक्सल नीति एक ही होती है, कोई राज्य उससे मुकरता नहीं। एक सरकार अगर आगे बढ़ाती है तो दूसरी सरकार उसके और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं एनकाउंटर्स नहीं होते थे पिछले 5 सालों में, वो डेवलपमेंट उस इलाके में नहीं दिखा जिस डेवलपमेंट के वो अधिकारी थे। शायद ये कहना है कि अगर 5 साल और इसी तरह से लगातार ऑपरेशंस होते तो शायद वाकई में मार्च 2026 की हम डेट दे सकते थे। तो क्या ये माना जाए कि आपके शासन, क्योंकि उन्होंने गिनती गिनाई है बाकायदा, 8 महीने में हमने इतना एनकाउंटर किया, आपके 5 साल में इतना हुआ, फिर 2004 से 2014 की भी कहानी वहां पर सामने आई, 17,000 लोगों को हम खो चुके हैं, तमाम उन्होंने उदाहरण पेश किए। तो क्या सरकारें आती जाती रहेंगी, नक्सल नीतियां बदलती रहेगी? अमित जी मुझसे पूछ रहे? जी अमित जी। जी देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं अपने अभिन्न मित्र उचित भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि गृह मंत्री जी ने आज कोई भी डेडलाइन ऐसी नहीं दी है, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता लगातार ट्वीट कर रहे थे। मतलब गृह मंत्री नक्सलवाद पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। हमारा तो ये सीधा सीधा आरोप है और ये दिख रहा है कि ये जिस प्रकार से भाजपा के नेता आके कह रहे हैं कि डेडलाइन है, तो मतलब ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि उचित भाई ने अभी बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी आदित्य जी उपस्थित थे, आपने भी हामी भरी कि हाँ ये बात सही है। रही बात जो बस्तर में फर्जी एनकाउंटर हुए, उस पर वो मौन क्यों थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। उस पर भी कह के कुछ जाना था, लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमारा ये मानना है कि बस्तर शांत होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको राजनीति से बचना पड़ेगा। अगर आप 5 अप्रैल 2021 को अगर आपने ये कहा कि दोनों सरकारों ने मिलके
काम किया है और नक्सलवाद को पीछे खदेड़ने का काम किया है। अब 8 महीने बाद आके आप दोनों बयान, दूसरा बयान देना, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होना, मुझे लगता है या तो आप उस समय, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन या तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं आदित्य जी, कहते हैं ना कि लगातार मैं कहना चाहता हूं कि जो इसका सॉल्यूशन कैसे हो, आपको झूठ से बचना पड़ेगा, छल प्रपंच से बचना पड़ेगा, खुले दिल से आपको इस पे काम करना पड़ेगा। कोई राजनीति इस पे जब नहीं होगी तब हमारे जल जंगल जमीन के असली हकदारों को वहां पर न्याय मिलेगा। और हमने तो कहा ना, जब हमारी कमेटी जाती है और गांव के लोग कहते हैं कि झूठी घटनाएं घटी है, तो उस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? आखिर वो छत्तीसगढ़ के रहवासी नहीं है क्या? कहते हैं ना आदित्य जी कि हम चुप इसलिए हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना आपके हर सवालों के 100 जवाब है। ठीक, राजीव जी जवाब दे दीजिए, सवाल कर रहे हैं अमित जी, बड़ा सवाल। इनकाउंटर पर बात करते हैं तो बाटला इनकाउंटर में भी उजी के आतंकवादी से लेकर तमाम आईसीआई के, आईएसआई के आतंकवादी मारे जाते हैं। तब सोनिया गांधी जी रोती हैं, दिग्विजय सिंह जी रोते हैं। तो ये एनकाउंटर पे जब जब कोई भी एनकाउंटर होता है, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है क्रॉस फायर में कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन जब निर्दोष मारा जाता है आप पूरे एनकाउंटर को अगर बोल देंगे फर्जी है, ये बहुत दुख होता है। वो सैनिक जो आपके लिए शहादत कर रहा है, वो सैनिक के मॉरल पे जो आप डिस्टर्ब करते हैं, पूरी सेना पर आप सवाल उठा देते हैं। तो ये कांग्रेस की आदत है कि कोई भी इनकाउंटर होता है, चाहे नक्सल इनकाउंटर हो या बॉर्डर के पास मैं सलाम करता हूं, कोई भी इनकाउंटर हो, देश में हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, सलाम करता हूं कि वो फर्जी था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शहादत को आप व्यर्थ मत गिनाइए। आपका कोई नेता, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं जाता वहां पर, जो हिमालय की चोटी हो या बस्तर के सुदूर जंगलों में, और जब वो उसको इनकाउंटर में कोई हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसा होता है कि क्रॉस फायरिंग में कोई ग्रामीण मारा जाए, उसको लेके बवाल मचा देना। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करते हो, हिंडनबर्ग को रिपोर्ट करते हो, आप जॉर्ज सोरेस को रिपोर्ट करते हो कि साहब यहां तो फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में। ये तमाम बातें, देखिए जो लड़ाई लड़ती है, नहीं आदित्य जी, जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं सारे लोग मिलकर लड़ते हैं। 71 की लड़ाई होती है, लेकिन आप यहाँ पर लड़ाई में अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप जाके एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करेंगे। हम छत्तीसगढ़ की बात करें फिलहाल। राजीव जी, कश्मीर में बेकसूर मारे जा रहे हैं। ठीक है राजीव जी। अमित जी, मेरा एक सवाल था, आज जो उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी ने, उचित जी भी गवाह है इस बात के, कि हिडमा के गांव में गृह मंत्री जाता है। ताम्रध्वज साहू कितने बार गए थे बस्तर, याद है क्या आपको? मैं तो आपको डेटा दे दूंगा कितने बार गए थे। क्या मना किया था आपने जाने के लिए? किसी ने मना किया था पुवर्ती गांव जाने के लिए? किसी ने मना किया था हिडमा के गांव में जाकर वहां पर आयुष्मान कार्ड बांटिए, वहां लोगों के राशन कार्ड बांटिए? क्या गृह मंत्री केवल एक स्टाम्प मात्र था आपके लिए? या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि नए जो गृह मंत्री है उन्हीं की जिम्मेदारी? कितने बार ताम्रध्वज साहू बस्तर गए, आप उतना ही बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, बहुत से बार गए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम नहीं जाते तो क्या विकास, विश्वास और सुरक्षा पे वो उनको विश्वास आता? क्या 14 जिलों से 2 जिलों में सिमट जाता? अब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ हमारी सरकार के समय पहुंचाया गया। जब हम, मैंने कहा ना, जब हम सरगुजा विकास, आंसर मैंने आपसे पूछा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कितने बार गए बस्तर, इतना मुझे जवाब दे दीजिए। बहुत बार गए। इस बार का जवाब आप नहीं दे रहे अमित जी, आप पार्टी का बचाव कर रहे हैं, ठीक है, कितने बार गए बता दीजिए आप। अब एग्जैक्ट आपको मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे की कोई वैल्यू नहीं थी आपके शासनकाल में, यही मतलब हुआ ना, स्टाम्प थे इसके। एक मिनट में आऊंगा उचित जी, मेरा एक सवाल था, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मुझे महसूस हुई जब ये 7 राज्यों की एलडब्ल्यू की जो बैठक थी, पहली बार मैंने देखा किसी राज्य का गृह मंत्री भी इसमें शामिल है। इसके पहले जब जब हमने ये बैठकें देखी, आपको याद होगा उचित जी, आप गवाह थे, मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री इस बैठक में बैठते ही नहीं थे। ये कुछ बेहतर स्थिति आप देख रहे हैं पहले से? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी कोशिश है, मैं कहूंगा कि अच्छे प्रयास है कि 7 राज्यों के डीजीपी को बुलावा, हमारे होम मिनिस्टर वहां पे, केंद्रीय होम मिनिस्टर वहां पे, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वाकई कि अब आप मुख्य धारा में आ जाइए, नहीं तो अब हमको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एक अच्छा संदेश है। यह पिछली बार की बात कर रहे हैं, बात तो सत्य है, आप तो खैर ताम्रध्वज साहू की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि अमित जी की पार्टी के खुद के मंत्री जो है वो अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे। अपने कितनी बार आपके बताइए, जो मंत्री है कवासी लखमा जी, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे। क्या ये माहौल दे पाए? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, क्या माहौल दे पाए? ये गलत है कि आप ऐसा करें, बड़े बड़े दावे करें, आपके मंत्री अपनी विधानसभा में नहीं जा पा रहा हो, जाना भी पड़ता हो तो हेलीकॉप्टर से जाए और तुरंत वापस आ जाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 5 साल में हमने किया क्या?
ये भले ही हमारे कुछ आंकड़े कम आए हैं, ठीक है, इसका श्रेय आपको लेकिन जाता ये है। मतलब थोड़ी हो चीज कि ना मैं आपको टच करूं ना आप मेरे को टच करें, लेकिन मैं बोलूं मैं भी सेफ हूं आप भी सेफ हो, ये क्या बात होती है बताइए आप। ये क्या बात हुई? हमारे ताम्रध्वज साहू जी नहीं गए, पूर्व गृह मंत्री नहीं गए, हमारे मंत्री कवासी लखमा अपने क्षेत्र में नहीं आ पा रहे, कोई अच्छा माहौल तो नहीं था ना। वो खैर अभी भी नहीं है, अब प्रयास हो सकते हैं, अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत हमारे एचएम विजय शर्मा ने की है तो काबिल तारीफ की है कि वहां आयुष्मान में कार्ड बटे हैं। ये बात सत्य है, ये खुद जमीनी हकीकत है। वो इडमा के गांव में जाते हैं, ये संदेश तो दे रहे हैं, भय का वातावरण तो पैदा कर रहे हैं उनके लिए। ये पॉजिटिव चीज है, इसको समर्थन करना चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और इस पिछले भी दूसरी एक चीज में और आऊंगा जिसको शायद चूक रहे हैं कि मुझे लगता है कि राजनीति के विषय में कैसे किस ढंग से, मैं थोड़ा सा इतर होकर बोलूंगा आदित्य जी कि किस ढंग से पिछली कॉन्फ्रेंस में अमित जी की आपने वो नक्सलवाद था, इस बार आपने गौर किया ये वामपंथ है। बिल्कुल। तो ये एक तीर से दो निशाने का अमित शाह शायद प्रयास कर रहे थे कि एक विचारधारा का वामपंथियों का प्लस नक्सल का। तो ये जो नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिली है, इससे मैं थोड़ा सा इसकी उलझने को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये है क्या चीज, कि वामपंथ पे आप क्या करना चाह रहे हैं। वामपंथ का सगुफा आज ही क्यों आया? इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित जी ने की या हमारे अन्य लोगों ने की, वो वामपंथ नहीं था। तो क्या आज से नक्सलवाद हट के एडिट होके ये वामपंथ हो जाएगा और एक तीर से दो निशाने किए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। ठीक, अमित जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। जी जी मुझको बोल रहे हैं, आवाज बहुत कट रही है आज। श्रीवास्तव साहब। जी जी श्रीवास्तव साहब। जी, निश्चित बोलिए। तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ पे इस पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आपने पूर्व में ही कहा था कि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। ताम्रध्वज साहू कितने बार गए थे बस्तर? अभी भी नहीं जवाब दे रहे हैं आप अमित भाई, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं आप। अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी कितने बार गए थे बस्तर। मैंने कहा ना, कई बार गए साहब, कई बार गए। हमारे मुख्यमंत्री जी जाते थे, डीजीपी साहब जाते थे, लगातार बैठकें होती थी, लगातार बैठकें होती थी। ठीक है, रजी जी छोटा जवाब दे दीजिए। देखिए, सर्च कैम्प खोलने की अनुमति नहीं दी गई। जो उचित जी ने कहा कि हम आपको टच नहीं करेंगे, आप हमको टच मत करना, हम हवा हवा में उड़ेंगे, ये हकीकत थी। और आज ये फसाना है कि आज हम लगातार प्रहार कर रहे हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और जो नियत नेल्लार से लेकर जो लोन वराटू का जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत शानदार चल रहा है। बहुत सारे नक्सली दंपत्ति यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी कोशिश ही कामयाबी की राह पर दिखलाती है। वो छोटी सी कोशिश है लोन वराटू से लेकर नियत नेल्लार, और उस पर गृह मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कहते हैं ना 1 और 1 11, 1 और 1 2 नहीं है। तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सुंदर सामंजस्य से काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी तो कोशिश है, ये राज्य और तेरा और मेरा का विषय नहीं है, ये तो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें विकास रुक रहा है, हमारी इमेज खराब हो रही है जिन राज्यों में प्रभावित है, पर्यटक नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी कोशिश है, और इसका राजनीतिक मतभेद भुलाकर, मनभेद भुलाकर, हमको एक मंच पर आकर जिस प्रकार शहीद महेंद्र कर्मा और डॉक्टर रमन सिंह जी करते थे, वही कोशिश हमको करनी पड़ेगी। तो देखिए, बस्तर बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती शायद विश्व का हर एक शख्स देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ वामपंथ उग्रवाद, जो नया शब्द आ जाए, उचित जी ने कहा, नक्सलवाद के चलते वो इलाकों में लोग जा नहीं पाते। तो क्या उम्मीद करें वाकई में मार्च 2026 तक वो बस्तर सबके लिए खुल जाएगा? उम्मीद से तो खैर दुनिया कायम है, उम्मीद हम भी करते हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।